अस्माकं मनः प्रसीदति हृदयम् आह्लादम् आप्नोति सा एव साहित्य शास्त्र विषये अलंकार शास्त्र विषये काव्य मार्गे च सावक्रोक्ति एव अलंकार रूपेण स्वीक्रियते। सर्वे स्पष्टम? छोटी सी बात मैं इसमें कहूंगा, जैसे कि उपमा अलंकार है, तुलना करना कौन नहीं जानता। उस तुलना करने में यदि काव्य का सौंदर्य नहीं है, कवि की प्रतिभा नहीं है, तो वो उपमा अलंकार के लिए नहीं है। नहीं तो दर्शन शास्त्रों में उपमान प्रमाण को भी तो माना गया है, गौरीव गवयः। वैसा देखा जाए तो बड़ा विचित्र सुनने में लगेगा कि अगर उपमा अलंकार हम किसी भी पदार्थ को येन केनापि पदार्थेन कस्य कस्यापि पदार्थस्य तुलनां कर्तुं वयं प्रारभामहे, तो एक दुकानदार व्यापारी की दुकान में सुबह से शाम तक तराजू पे उपमा अलंकार ही तो होता है। मेरे उस दृष्टिकोण को केवल आप पकड़िए, किंतु हम उसको अलंकार नहीं कह सकते। तस्मात् यतो हि तत्र सौंदर्यं नास्ति, ईदृशं सौंदर्यं नास्ति, काव्यात्मक सौंदर्यं नास्ति, साहित्यिकं सौंदर्यं नास्ति। और साहित्यं नाम किम? शब्दार्थौ सहितौ प्रवर्तकाचार्यस्य वचनं स्मरन्ति खलु? शब्दार्थौ सहितौ, तत्र सहित शब्दम आदाय यथा रहितस्य भावः राहित्यं, तथैव सहितयोः शब्दार्थयोः भावः साहित्यम। काव्यशास्त्रे साहित्य शब्दस्य सह परिभाषा। अत्र सर्वे सहित रूपेण उपस्थिताः, सर्वेषां किं वर्तते? नवीन अर्थः आगतः खलु? वस्तुतः शास्त्रेषु यदा पश्यन्ति आचार्याणाम् इयं सामान्य शैली वर्तते, परन्तु अस्माकं बुद्धिभिः अस्माकं मस्तिष्केण तत्र सावधानेन भवितव्यम्। अत्र एकः शब्दः प्रयुज्यमानः, कः आचार्य कस्मिन् कस्मिन् संदर्भे कस्मिन् कस्मिन् अर्थे च प्रयुनक्ति, वो प्रयोग किस अर्थ में कर रहे हैं ये हम पर डिपेंड करता है। सैंधव मानय इति स्पष्टम। सैंधव इति सिंधु देश के घोड़े को भी बोलते हैं, सैंधव इति नमक के लिए भी बोलते हैं। संयोग आदि की बहुत सारी व्यवस्था है, उस बारीकियों में नहीं जाएंगे, किंतु संकेत किए बिना मैं नहीं रह पाता हूं, ताकि यहां पर उसको बृहत् रूपेण वयं तत्र स्पष्टी कुर्वीमहि न वा इति नास्ति चिंता, परंतु अत्र तस्य बीज रूपस्य बिंदु रूपस्य उत्थापनम आवश्यकमस्ति। अतएव तद झटिति हृदयस्य कोणे चर्वणा रूपेण स्वीकुर्वन्तु। चर्वणा शब्द कैच कर गए हैं सभी? साहित्य में उसी को स्वीकार किया गया है। ये मनोविज्ञान का शब्द है, मनोविज्ञान के संदर्भ में जाता है। हम जितना भी परसीव करते हैं, परसीव मिति जिस चीज को हम धारण करते हैं, दो शब्द कहूंगा, कंसेप्ट बनाना, कंसेप्शंस, उसको हम किसी चीज को हमने जाना, उसके बाद जब अनुभूति पथ से वो गुजर जाता है तो वो हम उसको क्या कर रहे होते हैं? रिसीव करना जैसे। किंतु उसके अंतर्गत आप मानिए कि इतः पूर्व वाक्य मया किम उच्यते स्म चर्वणा इति। तो चर्वणा हमारे हरदम में होते हैं। वो किस लिए? क्योंकि बड़ा सामान्य सा उदाहरण लिया गया, जैसा गावः अथवा वृषभाः, वो अपने घास इत्यादि को स्टोर करते हैं, पहले स्टोर कर लेते हैं, फिर जब आराम से बैठते हैं ना तो बड़े आराम से, उसको बोलते हैं चर्वणा। इस इतनी सुंदर उपमा को एतादृशी अतीव सौंदर्यशालिनी उपमा इदम रूपकम अस्ति मेटाफोराइज्ड इति वर्तते। हमारे आचार्यों ने देखा कि ये तो बड़ा सुंदर सा भाव है। हम किसी चीज को जब चिंतन करते हैं ना तो यहां रख लेते हैं। कुछ भाव होते हैं जो कालक्रम से बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं, और कुछ जो हमारी स्थायी स्मृति में रहते हैं, परमानेंट मेमोरी। वो भाव जिंदगी के किसी भी सोपान में, किसी भी चरण में जाकर हमें वापस वो चीजें रिकॉल होती। बचपन से लेकर आज तक का समय अगर आप इस दिमाग की उस प्रबल शक्ति से परिचित हैं ही, तो महसूस कीजिए कि बचपन से अब तक के सारे क्षण अगर आंखें बंद करके बड़ी तवज्जो से, बड़ी शिद्दत से, बड़ी फुल कंसंट्रेटेड माइंड से आप सोचेंगे ना, तो एक दो क्षण में वो पूरे इतने सालों की जिंदगी एकदम झलक में आती है। और उसमें कुछ ऐसे मोमेंट भी रहे होंगे जो आपके लिए बड़े चिरस्मरणीय रहे होंगे। वास्तव में देखा जाए सामान्य जीवन से व्यवहारे तन्न दृश्यते इति चर्वणास्पदम चर्वणा सामग्री दैट मटेरियल भंडारितम वर्तते। That's
करण कहाँ से चल रहा था? ये चरमना की ओर आना, जुगाली के और पहले ये वक्रोक्ति कैसी होनी चाहिए? साहित्यिक सौंदर्य वाली होनी चाहिए। ये भी अलंकाराः सन्ति, ऐसा नहीं है कि अलंकार, उपमा बता दी, उत्प्रेक्षा बता दी। उपमा में मैंने अभी अभी मैं अक्सर उदाहरण यही देता हूं कि अगर उपमा को साहित्य के सौंदर्य वाला अलंकार में नहीं रखा जाता है तो हम कितनी उपमाएं तो रोज कर ही देते हैं। एक व्यापारी दुकान पे बैठा बैठा जो तराजू लेकर बैठा है सुबह शाम तक, वो करता ही क्या है? उपमा ही तो करता है। परंतु तत्र पृथक पृथक क्षेत्र वर्तते, तो ये सौंदर्य उसमें चाहिए था। केवल तत्कारणात् मया अत्र स्थितम्। कल के विषय और आज के विषय में रात्रों में यह बहुमात्रम तथा संक्षेपीकरणम संक्षिप्त में तक स्लिम ट्रिम कृत्वा अद्य यतोहि एकहोरा अभ्यंतर में एतद् समापितव्यं न वदामि, संपन्नं कर्तव्यम् इति वदामि। अभंग श्लेषेण सभंग अभंग विषय सर्वे जानन्ति। श्लेष के बारे में आप कल पढ़ चुके हैं, स्वभंग और अभंग की चर्चा कर चुके हैं। शायद यही वाक्य था जब हमने कल अपने वाक्यों को विराम दिया था। एक ही शब्द को तोड़कर जब दो अर्थ निकले तदा सभंग भंग। एक शब्द को तोड़कर या उसको डिसेक्ट करके किसी भी रूप में जब दो अर्थ या दो से ज्यादा निकले तो सभंग श्लेष, किंतु बिना उसको तोड़ मड़ोड़ किए ही जब एक से ज्यादा अर्थ निकले तो अभंग श्लेष। यथा इत्युक्ते अत्रैव अस्ति परंतु तद अतिरिक्तमपि उदाहरणं हिन्द्यां ददामि। कल आप सावधानी से आए, मेरा हिंदी का वाक्य सुनेंगे, उसके बाद इसी स्वाद को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। कल आप आए, नहीं तो आपको कमरे में बंद रखा जाएगा। कल आप ध्यान से आए, नहीं तो आप कल आपको कमरे में बंद रखा जाएगा। अब र का इधर मिला दीजिए, कल आप आए, नहीं तो कल आपको कमरे में बंदर। तोड़ मरोड़ देख रहे हैं। कम श्लेष सभंग श्लेष। क्लियर हो गया? पानी मंगवाया हमने, पानी आ गया, आ गया पानी, आग या पानी, आ गया पानी, दोनों हो गए। ये तो वो चातुर्य है, ये बुद्धि का मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। ये उसका का सेंस ऑफ ह्यूमर होती है जिसको हम आज बहुत बड़ा बौद्धिक विज्ञान और बारीकियां मानते हैं, शातिरपना मानते हैं। हमारे आचार्यों ने अस्माकं कवयः अस्माकं प्रांचः ये ऋषयः तपस्विनः विद्वांसः तथा कृतवन्तः सामान्य जीवन व्यवहार से भाषायाम एतद् भवति स्म। आजकल तो स्टैंडअप कॉमेडी का जमाना आ गया, किंतु उसके अंदर जो ट्विस्ट हुआ करते हैं, यदि संस्कृत के लिटरेचर को आपने टच किया है, उसके अंदर थोड़ा सा इस तरह से भी हाथ किया है। एक शब्द सुप्रियाप्त की अगर मार्ग के आप थोड़ा सा भी चले हैं तो आप पाएंगे कि आपके वाणी में एक एक कदम पे वो चीज छलकती हुई आती है। किंतु हम प्रायशः अस्मादृशान, आई एम ऑल्सो इंक्लूडेड देयर, केवल अपने तक ही मत सीमित समझे। परमात्मना वयं कस्तूरी मृगः परिरचितः, सुगंधः वर्तते परंतु तस्य गंधस्य अस्माकं अभिज्ञानं नास्ति। अहोकेने दृशी बुद्धिर् अभंगश्लेष विषये तत्र एक एव शब्दः अनेकार्थकम् अनेकार्थकः शब्दः भवति। तत्र तुमते उदाहरण यथा कनक कनकते सौगुणी मादकता अधिकाय, कनक शब्दः संस्कृते भी वर्तते, तथैव हरि शब्दः वर्तते, हरि सिंहे भी वर्तते, हरि शब्दस्य वानरः अर्थः वर्तते, हरि विष्णु वर्तते, अनेके अर्थका अनर्थाः भवन्ति। अतएव अभंगश्लेषः भंगं विनैव यत्र अनेके अर्थाः उज्जृम्भन्ते स्फुरन्ति, सोऽयं शब्दः अभंगश्लेषस्य उदाहरणम्। केन ईदृशी बुद्धि वचनमात्रेणैव सन्धिविच्छेदादिकं सर्वे सम्यक् अवबुध्यन्ते। अहो केन ईदृशी बुद्धि दारुणातव निर्मिता। बोलने वाला कह रहा है कि आपस में बातचीत चल रही है, कि तुम्हारी इतनी कठोर बुद्धि किसने बना दी? दारुण शब्द, दारुण अकारांत शब्द वर्तते, दारुण विशेषणम वर्तते, एडजेक्टिव
विशेषणस्य कायन नियमः त्रिषु लिंगेषु तस्मात् यतो हि यथा यथा विशेष्यं तथैव विशेषणम्। स्पष्टमेव। दारुणा बुद्धि, ये कठोर बुद्धि केन निर्मिता, तुम्हारी किसने इतनी कठोर बुद्धि बना दी है? दारुणा। स्पष्टमेव। दारु शब्दः पृथक् वर्तते काष्ठ अर्थे। संस्कृते दारु शब्दः वर्तते काष्ठ अर्थे। दारु दारुणी दारूणि, मधु मधुनि मधुनि, दारु दारुणी दारूणि, तृतीया एकवचने किम? दारुणा। परंतु साक्षात दर्शन मात्रेण यदि दारु शब्दस्य तृतीया एकवचने स्वीक्रियते तथापि किम सिद्ध्यति? दारुणा। दारुण शब्दस्य स्वयं प्रथमा एकवचने स्वीक्रियते स्त्रीलिंगे तदापि किम? दर्शन मात्रेण उभयोरपि आनुपूर्वी, आनुपूर्वी माने एज इट इज स्पेल्ड, दैट इज आनुपूर्वी इति उच्यते। अहो के दृषि बुद्धि दारुणा तव निर्मिता, आपकी इतनी कठोर बुद्धि किसने बना दी? तो सुनने वाले ने इस अर्थ को घुमा दिया, परिवर्तितम। दारुणा काष्ठ से, कहने वाले के मीनिंग को वो कैसे कैच कर रहा है कि अच्छा आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरी बुद्धि लकड़ी से बनी हुई है, दारुणा। तो फिर उसका आंसर रिप्लाई क्या करता है? किमुत्तरितंतेन त्रिगुणा श्रूयते बुद्धि। त्रिगुणा, बुद्धि को हमने तीन गुणों वाली तो सुना है। त्रिगुणा त्रयः गुणः यस्याम इति सा त्रिगुणा, बहुव्रीहि समासः। श्रूयते, श्रूयते मतलब ये हमें सुनने में आता है, हम ये इतना तो सुना है कि तीन गुणों वाली बुद्धि होती है, किंतु न तो दारुमयी क्वचित, किंतु ब्रह्मा जी ने लकड़ी की बुद्धि बनाई होगी ऐसा तो कभी नहीं सुना हमने। तो इसमें एक ही वाक्य को ट्विस्ट किया गया है। ह्यस्तन विषये मया सुविस्तृतमपि तत्र स्थापितमासीत्, परन्तु समयस्य अनुबन्धं दृष्ट्वा अपि च एतद् अयमपि पक्षः भवति, इदं मम मनसि भयं भवति यदाचित् कदाचित् मम वचनस्य उत्तरोत्तर भारसंभारण भवतः कदाचित् भवन्तः कदाचित् निरुत्साहिता न भवन्तु, अतएव शॉर्ट एंड ट्रिम इति विषयम् आदायत। उदाहरणानि स्वयं लक्ष्यन्ति चेत् लक्ष्यन्ते, नीचे किञ्चित् विस्तृतमपि विवरणं प्रदत्तमस्ति। दारुण प्लस टॉप, टॉप टॉप इंग्लिश ध्वनि प्रयुक्त। हाँ, काकू का प्रकरण आ रहा है ना, उसी काकू का अभी से आगाज हो रहा है। टाप इति दारुण शब्दस्य स्त्रीलिंगे एकवचने दारुणा, कदारु काष्ठम, तृतीया एकवचने दारुणा। एतत् स्पष्टं। नेक्स्ट स्लाइड। श्लेष के द्वारा श्लेषेण या वक्रोक्ति सा इदानीं परिचिता, सा इदानीं अभिज्ञाता, सा इदानीं परिज्ञाता। तीन शब्दों का जानबूझ के प्रयोग कर रहा हूं। परिचिता जस्ट इंट्रोड्यूस्ड अबाउट, अभिज्ञाता आइडेंटिफाइड, आपने उसको जान लिया। परिज्ञाता, उसका एक एक पहलू आपके पकड़ में आ चुका है। काकू से देखे, ये बाद में मैंने इसको ऐड कर दिया है। सामान्य सर्वे अत्र सम्यक जानन्ति एव, पहले काकू को ही हम लेकर चलते हैं। भिन्न कंठ ध्वनि धीरई काकूरित्यभिधीयते। भिन्न कंठ ध्वनि, वस्तुतः ये संगीत आदि शास्त्रों का भरतनाट्य में दिया हुआ एक नियम है, सिद्धांत है। यथास्माकं साहित्य दर्पण आदि ग्रंथाः भवन्ति तथैव संगीत रत्नाकर, शार्ङ्गरव पद्धति, दामोदरोद्बलम, राग कल्पद्रुमांकर इत्यादि तत्र संगीत ग्रंथाः वर्तन्ते। हम केवल नामशः परिचयं ददामि जिज्ञासायाः उद्वर्धनार्थम। वहां से लिया गया विषय कॉमन है, जनरलाइज्ड है, सर्वत्र एतत् व्याप्नोति। अतएव भिन्न कंठ ध्वनिः, कंठस्य कः ध्वनिः? भिन्नः। ध्वनि शब्दः स्त्रियाम् अथवा पुल्लिंगे? अयम ध्वनि, भिन्न कंठ ध्वनि धीरहि। कंठ की हिंदी में होती है, संस्कृत में होता है। भिन्न कंठ ध्वनि धीरहि, धीरः इत्युक्ते विद्वांसः, विद्वांसः इति धैर्यशालिनः विद्वांसः। त्वरितकर्तारः झटिति विषय ग्रहणं कर्तुं न प्रभवन्ति। हमारा लर्निंग प्रोसीजर जो होता है स्टेप टू स्टेप होता है, दिमाग फास्ट चलता है, मोर देन सेकंड स्पीड्स। सामान्य एक, यद्यपि इतने
टैलेंटेड और टीचर्स हमारे सामने बैठे हों, किंतु फिर भी कुछ बातें होती हैं जो मैं कहे बिना नहीं रहता हूं। सामान्य रूप से किसी भी चीज को तुरंत अधिगम करने का एक सिद्धांत जो मैंने अपनाया, मेरा खुद का अनुभूत और मेरे गुरुजनों द्वारा उपदिष्ट भी था। फर्स्ट आप कोई भी चीज पढ़ते हैं तो स्लो रीडिंग से ध्यान पूर्वक पढ़ जाइए, उसको वही नहीं छोड़ना है। आफ्टर 5 मिनट्स हैविंग ए सिप चाहे या कुछ भी एक 5 मिनट का रिलैक्स लेते हुए अपने माइंड को कमांड देते हुए उसी को स्पीड में पढ़ जाइए। आप हैरान हो जाएंगे, 1-2 घंटे के बाद वो विषय आपको भुलाए नहीं भूलेगा। बेशक टोटल आपको वो रटेगा नहीं, किंतु उसको जो मेन फीचर्स होते हैं आपके दिमाग में रहे। ये छोटा सा सिद्धांत है। आप किसी विषय को पढ़ने जा रहे हैं ना, तो उसको पहले बड़े आराम से समझिए, ऐसा ऐसा ही ठीक था। उसके बाद 5 मिनट का रिलैक्स करने के बाद उसको फास्ट स्पीड से, आप फास्ट रीडिंग के बारे में आपने सुना होगा, तो वो विषय आपके अंदर समा जाएगा, इन्फ्यूज्ड हो जाएगा। धीर, धीर शब्द के लिए ये शब्द चला था, इसलिए मैंने कहा धीर इसलिए बोलते हैं कि क्यों धीरता पूर्वक उस चीज को ग्रहण करते हैं। फुल ऑफ पेशेंस, इंग्लिश का बड़ा सुंदर शब्द आता है। जैसे कि पेशेंस में क्या होता है? सब्र, धैर्य। और पेशेंस को करने वाला क्या कहलाता है? पेशेंट। पेशेंट शब्द के कितने अर्थ हो जाते हैं? रोगी और दूसरा धीर व्यक्ति। रोगी किस लिए आया? वाच्यार्थ है ना रोगी, क्योंकि वो बेचारा चाहे ना चाहे उसको तो बेचारे को धैर्य करना ही है जब तक औषधम न उपलब्ध। शब्दों का टेस्ट ले रहे हैं ना। हम काव्य के पास जाते हैं, हम मूवीज के पास जाते हैं, हम आजकल के वो नेटफ्लिक्स का ओटीटी का जमाना है, कहां कहां जाते हैं। तभी मैंने पहले वाक्य में कहा वयम सर्वे परमात्मा ना कस्तूरी मृदा विरचिता। हमें पता ही नहीं है कि हम क्यों। काव्य को दूर छोड़िए, एक एक शब्द को जब आप चरवणा करने बैठेंगे ना, तो वो शब्द अपना सुंदर रूप दिखाना शुरू कर देता है। तो धीर, इतनी व्याख्या उस रास्ते पर डाल दिया, इतना पर्याप्त हो गया। जो धैर्यशालिना यस्माकं विद्वांसः तेन धीर शब्देन तपस्विनः इति गृह्यते। धीर शब्देन चिंतन पूर्वकं ते कृतवन्तः किंचित्। ये सारी ध्वनियां अपने आप आनी शुरू हो गई हैं। तो ऐसे हमारे धीर विद्वानों ने भिन्न कंठ ध्वनि, कंठ की भिन्न ध्वनि को कापुरित्यभिधीयते। ध्वनि शब्द के लिए भी मैं कहना चाहूंगा, ध्वनि को सीधे सीधे साउंड बोलते हैं, ध्वनि के सीधे सीधे शब्द भी बोलते हैं। जस्ट वॉइस एंड नॉइस में अंतर सभी जानते हैं। सार्थक वचन हमारे भी जो है व्यक्तायाम वाची, पक्षियों का कलरव इत्यादि, पक्षियों के हमारे जैसे अनेक शास्त्र हैं जिनमें पशु पक्षियों की आवाजों का भी पूरा विज्ञान है। उधर नहीं जाना है मुझे, बात करना वो जानबूझ के जरूरी था। तो तत्रैवास्ति की विभिन्न कंठ ध्वनि धीरे ही, धीरे लोगों ने कंठ की भिन्न ध्वनि को, ध्वनि का मतलब था साउंड। यहाँ साउंड के कई अर्थ हो जाते हैं। देखा जाए तो ये भी साउंड है, देखा जाए तो जो बोली जा रही है ये भी साउंड है, जो आप माइक वगैरह से और कहीं सुन रहे हैं। इस शब्द के रूप देखे मद मुखेन मदमुखाद उच्चार्यमाणः शब्द, वो भी शब्द है। मैंने सामने ब्लैक बोर्ड पर लिखा एंड शोन वाया पीपीटी, ये भी शब्द है। जो आपकी आंखें कैच कर रही हैं ये भी शब्द है। एक ही शब्द के 3 स्टेजेस हो गई। शास्त्रीय भाषा में उसको बोलता है शब्द से उपाधि। ये उपाधि डेजिग्नेशन वाला मत समझिए, शास्त्र की भाषा थोड़ी टेक्निकल हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जो चीज आपके इस इनपुट में जा रही है, मेरा आधुनिक शब्द कैच कर गए, मेरे मुख से निकला हुआ दैट इज आउटपुट। जो आप कान से ग्रहण करके मनोमस्तिष्क में ले जा रहे हैं दैट इज इनपुट। तो ये कापुरित्य विधीयते, ध्वनि, ध्वनि शब्द के 2-3 अर्थों के बाद यहां ध्वनि का अर्थ होगा लहजा। लहजा मतलब टोन। मैं जो कह रहा हूं आप समझ रहे हैं, प्लेन। मैं जो कह रहा हूं आप समझ रहे हैं, मैं शब्द हाईलाइट हो चुका है। वह मैं जो कह रहा हूं अर्थात मद अतिरिक्त अन्येन इदानीं न किमपि उच्यते अहम वदामि। मैं जो कह रहा हूं आप उसे कैच कर चुके हैं। इदानीं हाईलाइटेड शब्द, जो मैं जो कह रहा हूं वो आप सब समझ चुके हैं। मैं जो कह रहा हूं वो आप सब समझ चुके हैं। मैं जो कह रहा हूं वो आप सब समझ चुके हैं। बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है वो वेव कैसे जा रही है एक एक शब्द के ऊपर। इससे है दैट इज टोन, वो होता है लहजा। उस लहजे में शब्द वही है, अर्थ वही है, सेंटेंस वही है, वाक्य का विचार वही रहेगा,
किंतु ध्वनियां बदलती चली जाती है। उसके मीनिंग तात्पर्य की ओर, जैसे वैसे तो शब्दों का वक्रोक्ति का वो भी प्राय करके हम स्कूल टाइम से ही समझते हैं। मैया मोहे मैंने ही माखन खायो, मैया मोहे मैंने ही माखन खायो और मैया मोहे मैं नहीं माखन खायो। तो ये देखा जाए तो शब्दों की तोड़ मरोड़ दिखाना कवि का लक्ष्य रहा है कि उस दोनों अर्थों में खूबसूरती भी रही है। और सुंदरता उस पक्ष की होती है कि शब्द तो ओनली लाइफ हमारे लिए नथिंग मोर देन मैप। क्यों? क्योंकि जब चिंतन के द्वार शुरू होते हैं तो स्काई इज द लिमिट, तब तो पूरा आसमान भी उसके लिए काफी नहीं होता है। एरोप्लेन की मैं अक्सर उपमा देता हूं, जब उसको उड़ान भरनी होती है तो जमीन पे कुछ देर तक वो स्पीड पकड़ता है, और जब उसके बाद छोड़ देता है तो क्या उसकी कोई लिमिट है? वो ठीक है कि उसको अपने लक्ष्य तक जाने के लिए उसको सेट किया होता है। ठीक उसी प्रकार ये हमारा चिंतन का द्वार होता है। इस सिस्टम में परमात्मा ने भगवता न जाने कियंतः कियंतः प्रसारः प्रचारः प्राथिम गुणः परिपूर्णः सन्ति। तो ये हो चुका है भिन्न कंटक ध्वनि। इसका उदाहरण देखते हैं। गुरुजन परतंत्रतया, पहले वक्ता बुद्धा को सुन ले कि कोई नायिका अपनी सखी से कह रही है, नायिका विरह विरह प्रोषित पति का, पति विदेश में है, तो वो अपनी सखी को शब्दों के ऊपर ध्यान दें। जो पूर्व भूमिका बांधी है, हर एक शब्द को अर्थ की दृष्टि से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वो अर्थ भी सूखा लगेगा और लगेगा कि नहीं, जो अपना प्रयोजन सिद्ध करके जल्दी से इससे पीछा छुड़ाएं। किंतु शब्द वैसा होना चाहिए कि जब आप उसमें घुसे तो फिर शब्द आपको छोड़े नहीं। गुरुजन, बड़े लोग, गुरु नॉट ओनली ऑफ टीचर्स, उपदेष्टा के लिए नहीं होता, हमारे बड़े भाई बहन माता पिता और जितने भी बड़े लोग हैं सर्वे भी गुरुजना। गुरुजनों के परतंत्र होने से, परतंत्र होने का उनके कंट्रोल में, या कंट्रोल होने का मतलब विवशता नहीं है, शिष्टता है कि गुरुजनों की आज्ञा मान लेने के कारण। आज्ञा मान लेना ही अर्थ नहीं है यहाँ पर, वाक्य विचारण कुर्वन्तु, कि उनकी आज्ञा को वो टाल नहीं पाया। क्यों नहीं पाया? क्योंकि शिष्टः वर्तते, क्योंकि विनम्रः वर्तते, तस्य विनीत भावः वर्तते। गुरुजनों के परतंत्र होने से, अर्थात गुरुजनाज्ञा परिपालकत्वात्, गुरुजनों के परतंत्र होने से दूरतरम देशम उद्यतः गंतुम, मेरा जो प्रिय है, अंडरस्टूड इसमें आ रहा है क्योंकि प्रसंग मैंने बता दिया। मम प्रियः मम पति ही दूरतरम देशम उद्यतो, दूरतरम देशम गंतुम, दूर तक देश में जाने के लिए उद्यत मैंने तैयार हो गया। तैयार हो गया का मतलब चला गया, बात मानकर। दूर शब्द से काम चल सकता था, यस इति वक्तव्यम। अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं किंतु उत्तर भी साथ में दे रहा हूं कि आप हाँ बोल दीजिए। क्योंकि दूर शब्द से भी काम चल रहा था किंतु तरफ प्रत्यय क्यों लगाना पड़ा? दूर से ज्यादा, दूर तमम कह भी सकते थे, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा दूर चला गया। और दूर तर देश की ध्वनि पकड़ में आ गई होगी, क्योंकि जब नायिका है वो ये चाहती है, उसका सामीप्य चाह रही है कि वो मेरे पास होना चाहिए था, तो उसको दूरी भी क्या लग रही है इस समय? दूर तर, इतनी दूर चला गया। स्पष्टम? मुझे मालूम है ये आपने हजारों बार, तो सैकड़ों हजारों बार ये पद्य का अर्थ सहित किया होगा। बस मुझे केवल आपको उस टेस्ट तक ले जाने का मेरा प्रयोजन है, अन्य तो सर्वे सिद्धा। दूर तरम देशम उद्यतो गंतुम, दूर तर देश को जाने के लिए वो तैयार हो गया। तैयार होने की ध्वनि समझ रहे हैं कि गुरुजनों के प्रभाव में, उनके विनम्रता में इतना है कि उसने मेरी भी कोई परवाह नहीं की होगी। सामने दिख नहीं रहा है अर्थ, किंतु उसको थोड़ा सा स्टेथोस्कोप, अब ये स्टेथोस्कोप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अपने पूरे दिलो दिमाग का जरा उसको टच करके देखें तो दूर तरम देशम उद्यतों के शब्द और अर्थ के अलावा बहुत सारे मीनिंग इसमें निकलने शुरू हो जाते हैं। आप आगे बच्चों को जब समझाएंगे, अपने शिष्यों को, उनके आईक्यू लेवल के मुताबिक किया, तो डोज उसको उतनी ही देनी है जितनी डोज किसको डाइजेस्ट कर सके। किंतु आपके पास फुल स्टोरेज होनी चाहिए, क्योंकि जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, हमारी अंदर से आज इस स्टेज पे मैं मुक्त कंठ से अपनी बात शेयर करना चाहता हूँ, सर्वम सम्विभक्तम कामये, क्योंकि हमें बहुत अंदर से तृषा, एक पिपासा, एक जिज्ञासा रहती है। 100 में से अगर हमारे पास 10%, 5% भी अगर हमें कुरेद के पूछने वाले हमारे शिष्यगण मिलते हैं ना,
तो उन शिष्यों का भाग्य छोड़िए, मैं मानता हूं कि भगवान ने हमारे लिए कोई वरदान दिया है। ठीक उसी प्रकार अपने शिष्यों को उद्बुद्ध प्रबुद्ध कर दीजिए। आपको कष्ट जरूर होगा शुरू के कुछ समय में, किंतु उनको बुद्ध प्रबुद्ध, उनको प्रवोक कीजिए। भड़काने का मतलब होता है, भड़काना मतलब ये नहीं कि दंगा फसाद करना है जो कहने का मतलब विद्या के क्षेत्र में उनको उनकी लालसा को जगा दीजिए, उनको प्यास को जगा दीजिए। आपको पढ़ाने में भी आनंद आ जाएगा और शिष्य को भी पता लगेगा कि आई हैव गॉन थ्रू समथिंग। पहली लाइन क्लियर हो चुकी है। पूर्वार्ध जो है, गुरुजन परतंत्रतया मम प्रिय, ये अध्याहार है, अंडरस्टूड है। मम प्रिय दूरतरम देशम गंतुमुद्यतः, तैयार हो गया। नहीं तो गतः कह देने से भी काम चल रहा था, दूरतर देश में चला गया, तैयार हो गया। इस तैयार हो गया के पीछे साउंड चेक कर रहे हैं ना, उसके पीछे मैंने कहा कि उसने मेरी भी परवाह करना उचित नहीं समझा, अर्थात उसके ऊपर मेरे से भी ज्यादा अपने गुरुजनों का प्रभाव है, वो इतना आदर करता है। स्पष्टमेव अलिकुल कोकिल, कहते सुरभि समये असौ, सुरभि वसंत को बोलते हैं, सुरभि सुगंध को बोलते हैं, सुरभि गाय को बोलते हैं। ये दोनों अर्थ अभी नहीं चाहिए। अत्र प्रकरणे वसंत समये असौ, मैंने वह इति पति प्रियः न एष्यति, न एष्यति इन गति अर्थ में धातु होती है, एति इतः यन्ति गमनार्थ में, और लिट लकार में बनी है एष्यति। न एष्यति, वो इस वसंत के समय में नहीं आएगा। वसंत का समय कहना नायिका को जरा उचित नहीं लगा, तो एक विशेषण और दे दिया। वसंत सुरभि समये इति सप्तमी, ललित इति सप्तमी, सुरभि इति विशेष्य पदम, अलिकुल कोकिल ललिते। अलिकुल कोकिल कैसा समय है? ललित समय है। ललित मैंने बड़ा मनोहर, बड़ा ही लुभावना मौसम है ये। ललित है किन किन चीजों से है? तृतीय तत्पुरुष का चमत्कार, चमत्कार बताओ, उसका टेस्ट ले लें। हमारा अवरों का कुल मैंने ग्रुप या समूह, अधिकुल, और कौन? कोकिल। कोकिल पंचम स्वर वाले, तो अलिकुल कोकिल। और इन दोनों का मतलब नॉट ओनली दीज उपलक्षणम, फूलों की सुगंध भी आएगी, वन और उपवन की मादकता, उस पर खुशबू का माहौल भी आएगा। उपलक्षण कल क्लियर हो चुका है। अलिकुल कोकिल ललिते, भंवरों और कोकिल, कोयल पिक के स्वर से जो बड़ा मनोहर, बड़ा लुभावना, बड़ा मन भावन बन चुका है, ऐसे समय वसंत के समय में मेरा प्रियतम न इष्यति, नहीं आएगा। वाक्य क्या कह रहा है? नेगेटिव सेंस है कि नहीं? नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप सभी नहीं समझ रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हैं क्या? समझ रहे हैं। स्पष्टमेव अपना देखा होगा कि इस कंठ की ध्वनि है, इस कंठ की ध्वनि को केवल एक उदाहरण देना मुझे उचित नहीं लगा, इसीलिए मैंने इसी को हमारे उसमें बोलते हैं एक एम्फसाइज करना। हमारे वैदिक वांग्मय में उसी को उदात्त अनुदात्त आदि के भेद से कहा गया है। मैंने कल भी चर्चा की थी, मैं रिपीट नहीं करूंगा। उदात्त हम चाहे वेद के मंत्रों में तो वो है ही, हम सामान्य भाषा में भी अगर हम उदात्त अनुदात्त आदि स्वर के अप्स एंड डाउन्स के टोन और नोटेशंस को बदल देते हैं तो आपको बड़ी हैरानी होगी। मैं अभी दो चार वाक्य जब बिना टोन के बोलूंगा ना, अभी मैं दो चार वाक्य बिना किसी टोन के बोलूंगा तो आप लोग समझ लेंगे क्या कुछ गड़बड़ लगी, रोबोटिक सेंस लगी कि नहीं, क्योंकि उसमें जो अप डाउन नोट्स होते हैं ना, उसका ईसीजी काम नहीं कर रहा है। मैंने अभी भी घुमा दिया, ईसीजी समझ गए ना, वो उस मशीन के ऊपर वो ग्राफ चलता रहता है। ये ग्राफ है, हमारे वाक्यों में जान है। वाणी के 4 स्वरूपों की चर्चा मैं करूं तो अतिशय तो नहीं हो जाएगा। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। सुंदर पद्यों में भी इसका वर्णन है। वेरी शॉर्ट एंड स्वीट, संक्षिप्त रूपेण झटिति वक्तव्यम चेत। जब हम कोई विचार आता है ना तो उसका स्थान शिक्षादि ग्रंथों में नाभि प्रदेश बताया गया है। मैं प्रदेश की भी चर्चा नहीं करूंगा। बिल्कुल ज्ञात अज्ञात रूप में कोई चीज हमारे अंदर विचार आता है, इति परा, उसका हल्का फुल्का झिलमिल ग्लिम्सेस मिलने लगते हैं, वो रूप होता है पश्यंती। उसके ऊपर थोड़ा परिपक्व किंतु फाइनल स्टेज से थोड़ा नीचा, वो होता है वाणी का रूप मध्यमा। मध्यमा होने के बाद जब हमारे कंठ से व्यक्त हो जाती है वो होती है वैखरी।
हम जब सोचते हैं, आपको लगता है ना कि आप जो सोच रहे हैं इसी समय इंस्टेंट उसी समय निकल रहा है, प्रोसीजर बहुत फास्ट होता है, किंतु उसका क्रम यही होता है। आप जो कहना चाहते हैं, कई बार आपने महसूस किया होगा, जो आप कहना चाह रहे हैं शब्द ठीक बोल दिए, किंतु भाव अंदर का अंदर रह गया, आप व्यक्त नहीं कर पाते हैं। फैक्ट है। कभी कभी आपको लगता है आपने प्रयास नहीं किया, किंतु जो कहना चाहते हैं स्वाभाविक रूप से आपकी वाणी में वो आ गया है। ये 4 प्रकार की वाणी हो गई। उसी में से वाणी के एक और जो वेरियस क्वालिटीज में से काकू ये एक विषय था, हो गया। तो गुरुजन परतंत्रतया गुरु तुम, आप छंद भी पढ़ेंगे ना, तो इसलिए छंद का निर्देश कर दूं। इसमें आया अभी पढ़ चुके हैं नहीं, आगे पढ़ेंगे। अब दोनों ही पक्ष हैं, आप पढ़ चुके हैं तो उसको दोबारा से पक्का कर लेंगे, अब नहीं पढ़ रहे हैं तो पूर्व की भूमिका में ये वाक्य काम आ जाएगा। मैं विस्तार में छंदों की ओर नहीं ले जाऊंगा, हम जाना भी, हम बहु पीड़ित बान छंद शाम पर चाहिए से। तो छंदों को शॉर्ट एंड स्वीट समझने का, इस तरह से डॉक्टर जैसे बनाते हैं ना कोई चीज का जगह 12, 15, 12, 18 ये रख लीजिए, इति आर्या। पहले चरण ये बनाने का, ये मेरा शॉर्ट एंड स्वीट तरीका है। आई टेस्टिंग या लेक्चर लगाने के लिए डॉक्टर ऐसे कुछ बनाते हैं ना चार्ट, इधर 12, इधर 15, इधर 12, इधर 18 इज इक्वल टू आर्या। पहले चरण में 12 मात्राएं होंगी, दूसरे में 15, तीसरे में फिर 18। अब चाहे आप वृत्त रत्नाकर पढ़ें, चाहे पिंगल शास्त्र को पढ़ जाए, चाहे श्रुतबोध या अन्य अन्य छंदो मंजरी को पढ़ेंगे, शब्द का भेद मिलेगा, किंतु अंदर की डेफिनेशन जो होगी वो बिल्कुल a plus b r2 square is equal to a square plus b square is equal to plus 2ab। ये तो दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, हम हिंदी में करना चाहे संस्कृत में, कह क धन ख और टू शक्ति इज इक्वल टू का टू पेट, यही तो चलेगा, किंतु अंदर का साधारणीकरण तो वही रहेगा। साधारण शब्द मैंने जानबूझ के क्यों प्रयोग किया है, घंटी तुरंत बज जाती होगी। साधारण शब्द से अर्थ है, मैं 3 शब्द दे रहा हूं। साधारण इज इक्वल टू ऑर्डिनरी, साधारण इज इक्वल टू सिंपल, साधारण इज इक्वल टू कॉमन। कॉमन संस्कृत में कॉमन ही चलता है, हिंदी में हम साधारण का मतलब समझ सकते हैं वेरी सिंपल, वेरी ऑर्डिनरी। साधारण ये क्यों मैं चर्चा कर रहा हूं, कस्मादी हम चर्चा क्रियते। जब आप अलंकारों में जाते हैं ना, तो उपमा का बेसिक फंडा क्या होता है, साधारण धर्म का होना जरूरी होता है। जो सामान्य या इस और चिंतन नहीं होगा ना, तो साधारण धर्म का लोग समझते हैं कि बस सीधा सादा सा कोई धर्म होना चाहिए। यहां सीधा धर्म नहीं है, साधारण से अत्रापि तत्रापि, मुख चांद जैसा है, दोनों में साधारण धर्म कोई तो है। मैं अक्सर परिहास करता हूं, आपको भी अच्छा लगेगा और चिरस्थायी रहेगा ये। आप कल्पना कीजिए कि आप साइंटिफिक लैब में है, वैज्ञानिक प्रयोगशालायां भवन्तः प्रविष्टः, कालिदासः वदति मुखम चंद्रैव। आप तुरंत तैयार हो गए, आपने कल्पना की एक चित्र बढ़िया सा बनाकर, नायिका, एक सुंदर नायिका के इस गले को, चित्र को काट के पूरे चांद का ही वहां पर फिट कर दिया। अगर सचमुच में ऐसा हो जाए तो लोग भूत प्रेत समझ के भागेंगे कि उसकी तारीफ करेंगे? स्पष्टम। तो हमारे इतने सुंदर आचार्य और बड़े बड़े प्रबुद्ध आचार्यों को क्या जरूरत पड़ी थी कि मुखम चंद्र ही। अगर एज इट इज उसको मुख के स्थान पर चंद्रमा को फिट करके देखिए, सामने देखना तो दूर, आपकी कल्पना में भी आपको लगेगा ये गड़बड़ क्या होगी। इतन स्पष्टमेव अभिप्राय वही जा रहा है। साहित्य प्रवेश समये यदि सौंदर्यम नास्ति, सौंदर्य दृष्टि नास्ति, तदानीम अलंकाराणाम किमपि प्रयोजनम किमपि महत्वमपि नास्ति। वने पर्याप्त हो गया है, क्योंकि एक शब्द को अभी आगे नहीं बढ़ेंगे ना, तो ये मेरी शक्ति भी है और दैट इज आल्सो माय स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये दोनों पॉइंट है मेरे। तो आगे चलते हैं। तो भिन्न कंठ ध्वनि इति स्पष्टम, काकु इति स्पष्टम, एकत्रैव स्थाने कुत्र प्रयोक्तव्यमिति इत्यपेक्षया विविध प्रयोगेषु एतद् दर्शितमेव। अस्तु। और सुरभि समय को देखने, अधिकुल कोकिल ललिते कहने से केवल सुंदरता के लिए, केवलम सौंदर्यकरणार्थम एतद् विशेषणं प्रदत्तम अस्ति अथवा अभिप्रायः तत्र स्फुरन्ति। हमारे यहाँ पर एक शिष्टाचार की व्यंजना को उत्तम जनों की भाषा कहा गया है। जीसा जीसा कहे ना, मतलब सामान्य में आपको जो भाव समझाना चाहता हूं, सुपूर्व
आज से मोर देन 22 इयर्स संस्कृतापेक्षा हिन्द्यामपि किञ्चित् रचयितमासीत्। वसुधैव कुटुम्बकम् इति श्रुतम्। केचन आचार्याः तत्र आगत्य उपदेशं दत्वा वसुधैव कुटुम्बकं किन्तु एकपक्षपाती सापेक्षिकता सिद्धान्तः फिजिक्स मध्ये वर्तते, डॉक्टर लॉ ऑफ रिलेटिविटी। मया तेषां विचारेषु हिंदी पद्यमेकं जानते हैं हम दिलों की दास्तां फिर भी मगर एक पर्दा चाहिए दिल को सजाने के लिए। पर्दा इत्यस्य द्वयर्थता स्पष्ट, एक तो खूबसूरती के भी काम आता है और एक कवर करने के भी काम आता है। आसमां छत है, जमीन सारी महज एक फर्श है। वसुधैव कुटुंबकम को टच कर गए सभी, साधारणीकरण जातम। आसमां छत है, जमीन सारी महज एक फर्श है, चाहिए दीवार फिर भी घर बनाने के लिए। ये इसमें आपको लग सकता है कि आई एम स्ट्रॉकिंग एंड अपोजिंग वसुधैव कुटुंबकम, मेरे लिए वो पूजनीय सिद्धांत है, किंतु क्या एक ही सिद्धांत को एक एव सिद्धांत किम सर्वत्रापि सर्वेषु स्थलेषु प्रतिपादयितुं शक्यते? वो आपको उस प्रकार का एक लचीलापन, एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको जीवन के हर क्षेत्र में भी चाहिए होगी। यही साधारणीकरण होता है। हम जो पढ़ते हैं उसको अपने जीवन पे अप्लाई करते हैं तो वो बढ़िया सिस्टम आ जाता है। तदेव कबीर नाम ममैव लेखनीयम। जानते हैं हम दिलों की दास्तां फिर भी मगर एक पर्दा चाहिए दिल को सजाने के लिए। दास्तां विच एवर सेंटिमेंट्स जो वो सब जानते हैं, हर एक बात को कहा जाए जरूरी नहीं होता। दास्तां एक पर्दा चाहिए दिल को सजाने के लिए। आसमां छत है, जमीन सारी महज ओनली मेयर, जमीन सारी महज एक फर्श है, चाहिए दीवार फिर भी घर बनाने के लिए। आसमां छत है, जमीन सारी महज एक फर्श है। महज ओनली के लिए यूज होता है, उर्दू का वर्ड है। महज एक फर्श है, आसमां जमीन सारी महज एक फर्श है, चाहिए दीवार फिर भी। यहां दीवार का मतलब नेगेटिव सेंस नहीं निकल रही है। आपको अपनी हदबंदियों में रहना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो सभी मिक्सअप होके किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाते हैं। बस घर बनाने के लिए, तो या घर भी नॉट ओनली होम और हाउस, एक किसी भी संरचना को करने के लिए आपको बाकी सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा। अस्तु, तो अलिकुल कोकिल ललिते कहने से वसंत समय में जो मादकता और माहौल बतलाया गया है ना, उससे उसकी उत्कंठा जाहिर हो रही है कि वो चाहते हैं ही मस्ट बी नियर बाय मी, मेरे पास उसे रहना चाहिए। उसने इतनी भी परवाह मेरी नहीं की है। आपको जितना इसका चिंतन इसके बाद करेंगे ना, कक्षा के बाद जाके, उतने अर्थ आपको उतने मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अधिकुल कोकिल लगे नैश्यति, वो नहीं आएगा, तो टर्म दूसरी बदल के मतलब क्या होगा उसका, अवश्य आएगा, क्योंकि उसका मालूम है नहीं तो वो सीधा सीधा वाक्य भी प्रयोग कर सकती थी कि गुरुजन पर तंत्रतया दूर तरंगता, इतना काफी था। अलिकुल कोकिल ललितत्व किमर्थम, सुरभि समय प्रतिपादनम किमर्थम, वो अभिप्रायों की ओर जा रहा है। जो साक्षात नहीं कहा है उसको व्यक्त, ये बात मैंने कही थी पर्दे के लिए। पर्दा क्या होता है कि व्यंजना को उत्तम लोगों की भाषा कहा जाता है। सीधे सीधे बात नहीं की जाती है। आप किसी भी मूवीज को देखें, किसी गीत को सुनेंगे, उसकी खूबसूरती और सौंदर्य आपको स्पष्ट झलकेगा। जो है कई मूवीज में भी, पता नहीं अभी पिछले दिनों याद करते ना, वो कहते हैं कि किसी को भोजन नहीं करना हो तो एक तखल्लुक में कहा जाता है, नेक्स्ट टाइम आए तो जरूर भोजन करके जाइएगा। इडियट्स में शायद ये डायलॉग है। देख रहे हैं व्यक्त करने का कितना शार्प तरीका है, किंतु ये नहीं कहा कि तेरे को खाना नहीं मिलेगा, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो खाना जरूर खा के जाइएगा। और सामान्य सुनने वाला समझेगा कि देखिए कितने इनको तलब लगी है कि खाना तो खिला के ही भेजना है, पर नॉट दिस टाइम। जिन लहजों को, जिन वाक्यों को आप एक सरल समझ के हजम कर जाते हैं ना,
उस हजम किए हुए को फिर से चरवणा करके देखिए, आपको इसी मतलब इतनी बृहद सामग्री की बजाय आपके पास अपनी थाली में छोटा सा खाने काबिल जो हो उसको टेस्ट करके आप खा जाइए, आपको आनंद आ जाएगा। मैं बात अभी खाने की कर रहा हूं, किंतु चरवणा माध्यमेन साहित्यिक पक्षोस्तुवा दर्शन पक्षोस्तुवा स्वकीय जीवन शैली वास्तु सर्वत्रापि आनंदातिरिक्तम किमपि नास्ति। हम आगे चलते हैं, नहीं तो सूर्य भी समय हमें छोड़ेगा नहीं। तो अभिन्न कंठ एक और पद्य था नीचे क्या? हाँ, वही है, बस मैंने वो ग्रंथकारों के नाम वगैरह इसलिए ताकि आपकी नजर में आ जाए हैं। नेक्स्ट अग्रिम के युयम, कल मैंने 2-3 उदाहरण दिए थे, उसमें जरा काफी ट्विस्ट था। एटिमोलॉजी मीन्स व्युत्पत्ति की दृष्टि से भी तोड़ मरोड़ काफी था, किंतु समय को और आपके साथ एक आपका रस बना रहे, मैंने एक सरल वाला उदाहरण ही इसमें दिया है। ये उसमें काव्य दीपिका इत्यादि में भी दिखाया गया है, वो भी एक संग्रह ग्रंथ है, कहीं से काव्य प्रकाश का मत ले लिया, कहीं से साहित्य दर्पण का, कहीं से काव्य दर्श का ले लिया, तो बातचीत चल रही है। कहीं किसी भी चीज को जाने तो उसको व्यवस्थित कर देना है ना, कि इतने इतने लोग होते हैं, इस वही पर्दा चाहिए। प्रकार से आगे बढ़ते हैं, फिर तो एक व्यक्ति इन्हीं लोगों से पूछ रहा है, अजी आप कौन हैं? यहां से वाक्य शुरू हो रहा है, बाकी अब साथ के साथ चलते हैं। के यूयम, आप कौन है? कह कहू के। अब सुनने वालों ने क एक अक्षर ग्रंथ में, एक अक्षर कोश में देखे तो क कम नाम ब्रह्म, कम नाम सुखम, कम नाम जलम। क के कई अर्थ होते हैं, ब्रह्मा के लिए भी क शब्द होता है, सुख के लिए भी क शब्द होता है, और जल के लिए भी होता है। सुनने वालों ने जो क शब्द को सप्तमी एक वचन बना डाला, जैसे राम का शब्द बनता है अर्थ बन सप्तमी में रामे, तो उन्होंने क्या समझा कि ये पूछ रहा है कि आप लोग जल में हो क्या? के यू यम पूछने वाले का अभिप्राय कि के भवंतः, आप कौन हो? सुनने वाले ने सुना कि हम लोग जल में हैं, तो उत्तर क्या? अल एव संप्रति वयम, अभी तक तो हम जमीन पे ही हैं। के यू क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, प्रश्नोत्तर शैली। के यूयम स्थल एव संप्रति वयम, फिर वो पहले वाला, अरे नहीं नहीं मैं वो बात नहीं करता, प्रश्नो विशेषाश्रय, आश्रय मैंने बेस, मतलब आप प्रश्नो विशेष आश्रय ना, संप्रति वयम प्रश्न विशेष आश्रय, कहता मेरे पूछने का अभिप्राय कोई खास है, मतलब मैं इससे नहीं पूछ रहा जो आप कह रहे हैं। कहता सामने वाला फिर दोबारा उसको घुमाता है, किम कथमेव तथा भ्रमयति किम ब्रूते, क्या बोल रहा है? विहगः, ये देखो विशेष शब्द है ना, उसको जरा श्लेष, वी पक्षी को बोलते हैं, वी थी पक्षी, नीचे मैंने वहां, हाँ वी पक्षी, और शेष, शेष शब्द रिमेनिंग को भी बोलते हैं, शेष नाग को भी बोलते हैं, पतंजलि के लिए भी ऐसा प्रयोग है, और भी कई जगह प्रयोग होता है, परंतु अत्र शेष शब्द नाग। कहता है अच्छा हमें क्या पक्षी और नाग इत्यादि के बारे में कहना चाह रहे हो, हमें बता रहे हो कि आप सांप हो या इस प्रकार का प्रश्न? किम ब्रूते, अब वी का मतलब क्या था? विहगः, वी का स्पष्ट अर्थ क्या हो गया? विहग, विहग मैंने पक्षी, इसी से रिलेटेड शब्द है विहगः विहंगः विहंगमः, ये तीनों शब्द पक्षी के वाची हैं, और भी होते हैं, किंतु बिल्कुल ऐसे ही दिखने वाले, एक ही व्युत्पत्ति की लाइन से चलने वाले, व्याकरण की दृष्टि से एते भी शब्दः भवन्ति तद्वुते। तुरगः तुरंगः तुरंगमः, भुजगः भुजंगः भुजंगमः, कुरगः कुरंगः कुरंगमः, एक व्यपदेशेन अन्य शब्दः आगता। सवाल फणिपति, फणिपति ही कहा विशेषः, विशेष के दोनों अर्थ हो गए। इसमें भी देखा जाए तो काफी हद तक सभंग श्लेष का थोड़ा सा काम लिया है आंसर देने में। विशेषाश्रय सब किम ब्रूते, क्या कह रहा है? हमें पक्षी या फिर मणिपति शेषनाग, यत्रास्ति सुप्तो हरि, कहते या फिर उस गरुड़ और विशेष शेषनाग की बात करते हैं कि जिसके ऊपर कौन सोए हुए हैं? हरि ही सुप्तः। तो विशेष आग्रह हमें ऐसा बताना चाह रहा है, जो प्रश्न जो पूछने वाला है वो परेशान हो गया, कहता है वामा यूयम, अरे तुम लोग बड़े उल्टी खोपड़ी वाले हो जो है। मैं इशारा में इधर कर गया, इधर करना चाहिए। आप देख रहे हैं व्यंग्य, हम लोग समझते हैं कि जो बोल रहे हैं उसी का अर्थ होता है, वाच्यार्थ में वो प्राधान्य वयम स्वीकुर्मः वेदादिषु सम्यक् वर्तते, किंतु आपकी हर चेष्टा, आपका बैठना, आपका बॉडी स्टाइल, आपका देखने का ढंग, इस समय मन है आपसे इस विषय में बातें न करता हुआ हर एक चीज को पूरा फुल स्कैन करके देख पा रहा।
आप थोड़ी तवज्जो देंगे, आप मुझे भी पूरी स्कैन देखकर करेंगे, आपको लगेगा कि मैं क्लास में हूं बट आई एम नॉट इन द क्लास। महसूस कर रहे होंगे जो है, आप लोग भी बैठे हैं, आप तवज्जो से जुड़े हैं तो पता लग जाएगा कि आप यहाँ पर उपस्थित नहीं, आपकी मानसिक उपस्थिति यहाँ पूरी तरह से जुड़ चुकी है। और जो साइंस से करेगा अगर तो यूयम हो, तो कहता आप तो वामा शब्द के कई अर्थ होते हैं। वामा इति सुंदरी स्त्री के अर्थ में भी होता है, कोशवाच्य में। वाम शब्द का मतलब उल्टा या टेढ़ा भी होता है, और वाम का अर्थ सुंदर भी होता है। वाम शब्द से अर्थ सुंदर, वाम शब्द उल्टा या टेढ़ा, और वामा वामा स्त्रीलिंग में शब्द होता है स्त्री के लिए, अबला, कामिनी, वामा, ललना इत्यादि। ये संस्कृत में भी नाम है। तो उसने परेशान होकर कहा कि चलो मैं क्या गलती से पूछ बैठा था, वामा यू यम हो, कहता तुम लोग तो उल्टे चलने वाले हो। अब वामा का सुनने वाले अर्थ लिया कि हमें सुंदरियां बता रहा है। कहता विडम्ब रसिका, अरे कितना ये उल्टे टाइप का रसिका है। स्वस्थ भाषया ग्रहणम कुर्वन्तु, कहते क्या विडम्ब रसिका कीदृक्षमरो वर्तते स्मरः मैंने कामदेव, कहते इसको कामदेव का कितना प्रभाव चढ़ा हुआ है। हम पुरुषों में ही ये क्या देखने बैठा है, महिला। वामायुज्यमहो विडम्ब रसिका कीदृक्षमरो वर्तते स्पष्टमेव वर्तते, ये ना जिसके कारण से अस्मासु, हम जैसे अस्मासु इत्युक्ते पुरुषेषु अपि, लास्ट में पुंसु, पुंसु एव, पुं शब्दः सप्तमी बहुवचनम, पुंसु एव, हम पुरुषों में भी योषित भ्रमः, स्त्री का भ्रम कर बैठा है। विवेक शून्य मनसः, इसका तो दिमाग ही विवेक से शून्य है। विवेक का मतलब समझते हैं हिंदी में, विवेक का अभिप्राय ठीक है, ये सभी सही है, किंतु मैं इसको काम चलाऊ सरकार के अर्थ मानता हूं। हाँ, वो भी है, मतलब ये आप ऐसा उत्तर दे रहे हैं कि मैं मना नहीं कर सकता, किंतु मैं उसको दिल से स्वीकार नहीं कर सकता। ये आपकी चतुराई है जो है। विवेक का हम सामान्य हिंदी में, अभी एक आंसर आया, अच्छे बुरे की पहचान, दैट इज द वेरी नियर टू द एग्जैक्ट वे। हाँ, विवेक का अर्थ करते हैं समझ को, किंतु सामान्य समझ को विवेक नहीं करते हैं। ना 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 ना, विवेक का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप में भेद करने की बुद्धि है, सत्य असत्य को अलग अलग सेपरेट बिल्कुल पार्ट करके डिस्क्रिमिनेशन, डिस्टिंग्विशमेंट की अगर आप में बुद्धि है, तादृशी मैंने इसीलिए कहा समझना शब्द बिल्कुल जनरल है। उस समझने का मतलब, हाँ, अच्छा बुरा शब्द आपने यूज किया ना, बिल्कुल बहुत बहुत प्रॉपर, ये अत्रापि तथैव भावः सम्यक् साधु। तो विवेक शब्द, क्योंकि वहां हम समझ को कभी ज्यादा बारीकी में नहीं जाते हैं। जब हमें भेद बुद्धि करना, भेद बुद्धि को आप लोग बड़ा समझ रहे होंगे कि बड़ी नेगेटिव सी चीज है, किंतु जब हमें डिस्क्रिमिनेट करना आ जाता है ना, अच्छे बुरे की पहचान भी तभी होती है। आचार्य दंडी का बड़ा प्रिय वचन है जो मेरे फेवरेट उन सेंटेंसेस में आता है। आचार्य दंडी कहते हैं कि गुण दोषान अशास्त्रज्ञ कथम विभजते जन, गुण और दोषों का विभाजन बिना शास्त्र को जानने वाला, शास्त्र का मतलब भारी भरकम पोथा या भयंकर ग्रंथ मत समझे, शास्त्र नाम शिष्यते अनेनिति शास्त्रम, जिससे कोई चीज सीखी जा सकती है, जिससे कोई चीज रूल्ड ओवर की जा सकती है, जिससे हम किसी सिस्टम में आ सकते हैं, तदेव शास्त्रम। ये हो गया। तो यहाँ हम चल रहे हैं विवेक शून्य वर्ग। विवेक शब्द का मतलब है कि जिसको अच्छे बुरे उचित अनुचित की पहचान नहीं है, ऐसी पहचान करने की शक्ति का नाम होता है विवेक। इसीलिए कहता है ना विवेचन कीजिए, विवेक ही विवेचन का मूल धातु वही है जो है। अस्तु, तो ये शब्द हो गया। और दूसरे में देखें, काकू शक्ति से पहले जो किया उसी का है। काले कोकिल वाचाले सहकार मनोहरे कृतागत परित्यागा तस्याश्चेतो न दूयते। कहते काले कोकिल वाचाले, कोकिल वाचाल, कोकिल से जो बड़ा वाचाल बना हुआ है, मतलब कोयल की कूद का, बहुत सारे पक्षियों का, भंवरों का गुंजन इत्यादि उसमें शामिल है। कोकिल शब्द उपलक्षण है ना, भ्रमरादि नाम अपनी वाचा। सहकार, सहकार शब्द है कॉपरेशन में तो होता है। अत्र आम्र वृक्ष है, आम्र इत्यादि की जरूरत, क्योंकि कामदेव के 5 बाणों में जो वो वृक्ष माने गए हैं ना, उन्हीं से एक इमेजिनेटरी कल्पना जो हमारी की गई है, उसमें क्या होता है कि उनकी सुगंध जो है मादकता को, खुशनुमा माहौल पैदा करती है। कृतागतः परित्यागात्, की नायिका ने कृतागः, आगस्य शब्द होता है अपराध के अर्थ में, आगह आगसी आगांसी, जैसा तेजह तेजसी, आगह अपराध बोलते हैं। और साहित्यिक और कविता के पक्ष में अपराध का मतलब कोई संगीन कानूनी जुर्म नहीं होता है। जैसे आपसी तकरार में मान मनोबल मना करना जो पसंद नहीं था,
वो एक प्रिय कर बैठे तो वो क्या हो जाता है, नायिका के प्रति अपराधी हो जाता है। तो अपराध, इसीलिए मैंने क्लियर स्पष्टीकृत में कानूनी दृष्टि वाला अपराध मत समझ बैठे, जो दोनों की लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग पर डिपेंड करता है, उसमें उस पक्ष वाला कि वो कुछ नाराज करके गया था तो उसने कहा कि चाहिए, जाने के बाद समय कौन सा आया हुआ है, सहकार मनोहर में कहते तस्या चेतो न दूयते, दूयते मैंने दुखी नहीं हो रहा है उसका हृदय, उसका हृदय दुखी नहीं हो रहा है, और काकू से बदल दिया तो क्या उसका हृदय दुखी, क्या क्या उसका मन दुखी नहीं हो रहा है, अर्थात अवश्यमेव दूयते, पूर्वमेव कयाचित सख्या निषेधार्थे नियुक्तो न अन्यथा काकू दूयते एव, दुखी हो ही रहा है इत्यर्थे घटितः। दर्शनिवेशा अथवा अधिकम। नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे पास अलंकार है पुनरुक्त वदा। पुनरुक्ति एक दोष माना जाता है, पुनरुक्ति नाम दोषः गणितः काव्य शास्त्र विशेषतः क्वचित क्वचित गुणों भी भवति। किसी चीज को कहना, व्याकरण में इसी को अभीक्ष्य अर्थ भी कहते हैं, जैसे त्वमेव सर्वम मम देव देव, यहाँ देव देव पुनरुक्ति नास्ति। जब उत्सुकता होती है तदा न गृह्यते, परंतु सामान्य रूपेण काव्य दोषेषु पुनरुक्ति दोष, परंतु पुनरुक्त पद आभासः इति अलंकारः भवति। पुनरुक्त जैसा लगता है किंतु वास्तव में वो वैसा नहीं होता है। ऐसा हो रहा है कि वो पुनरुक्तवत प्रतीयते परंतु तथा न भवति। पुनरुक्तवदाभासः विभिन्नाकार शब्दगः, शब्दगा आगे अग्रे वर्तते आवृत्ति भवति। एक अर्थता इव, एक अर्थता शब्दः एक अर्थता वर्तते किंतु विभिन्नाकार शब्दः, शब्दः पृथक पृथक वर्तन्ते परंतु आभासन्ते तथा यथा एकस्यैव अर्थस्य पुनरअत्र प्रयोगः, एक ही अर्थ को हमने दोबारा प्रयोग कर दिया है। सच शब्दस्य सभंग अभंग श्लेष यथा पूर्वं वक्रोक्ति मध्ये आसीत् तथैव सभंग अभंग व्यवस्था अत्रापि द्रष्टव्या ज्ञातव्या। शब्दार्थयोः प्रथमं शब्दस्य बुद्धि विषयत्वात्, ये उनका अपना प्रस्तावना है। मूलम् अत्र स्पृशन्तु। उपरि कार्य प्रकाशस्य अत्र साहित्य दर्पण आपाततो यदर्थस्य पौनरुक्तेन भासनं, भासनं केवलम् आभासमात्रमिति, भासनं पौनरुक्तेन पुनरुक्ति भावेन भासनम आपात मात्रेण, केवल देखने मात्र से जो ऐसा लगे। पुनरुक्तवधाभास सभिन्नाकार शब्दगः तथैव। उदाहरणं पश्यन्तु। भुजंग कुंडली, भुजंग कुंडली व्यक्त शशि शुभ्रांशु शीतगोः गन्त्यपि सदा पायादव्यात् चेतो हर शिवः। कि भगवान शिवः अव्यात्, अवधातु रक्षणार्थे अवति अवतः अवंति, आशीर्लिंग में अव्यात अव्याताम अव्यासु इति, कि वो रक्षा करे। भगवान शिव रक्षतु सदा अपाय, सदा नित्यमेव अपाय, अपाय मैंने विनाशः अथवा अनिष्ट अरिष्ट, ऐसे सभी प्रकार के अमंगलार्थों से, अमंगलों से हमारी रक्षा करे। परंतु अत्र पश्यन्तु सदा पाया, पा धातु भी रक्षार्थ में, पाति पातः पान्ति, उसको विधिलिंग में चलाए तो क्या बनता है, पाया पायाताम पायुः, तो सदा पाया। तो आभासः कथम वर्तते, रक्षार्थे अत्रापि वर्तते, रक्षार्थे अव्याधि तत्रापि वर्तते। देखने में तो दोनों को लग रहा है रक्षार्थे प्रयुक्तम, तो सदा पायात, परंतु जब उसमें हमने सभंग श्लेष द्वारा पृथक पृथक अर्थता सदा नित्यमेव पायात अपायात, अपायात मतलब अनिष्टेभ्यः अथवा एक वचने भी बहुवचनम अनिष्टेभ्यः अमंगलेभ्यः पायादिति चेतो हरः शिवः। भगवान शिव सुंदर स्वरूपः। उपरि भुजंग कुंडली, भुजंग कुंडली, भुजंग शब्द सर्पार्थ है और कुंडली शब्द कुंडलम अस्याति, कुंडली मार के बैठते तो इसलिए सांप का दूसरा नाम क्या है, कुंडली। भुजंग कुंडली उभयोरपि एकस्मिन् पद विन्यासे अवलोकनेन किं प्रतीयते, कि शायद भुजंग और कुंडली दोनों एक ही शब्द को एक ही अर्थ दो बार, परंतु तथा नास्ति। भगवान शिवः भुजंगा, वो भुजंग इधर भी लिखते हैं और यहाँ भी लिखते हैं। भुजंग कुंडल बने हुए हैं जिनके इति भुजंग, तो भुजंग कुंडली की एकम पदम कस्य वाचकम, शिवस्य। तो प्रथम दर्शनेन, पहले दर्शन में तो हमें लगा यहाँ पर क्या है, पुनरुक्ति है, परंतु जरा अर्थ
विवेचनम कृतम तदा शिव एव। तथैव शशि शुभ्रांशु कोश वाक्य में देखते हैं तो शशि चंद्रमा, शुभ्रांशु चंद्रमा, शीतु चंद्रमा। तो शशि चंद्रमा, शुभ्रांशु उसका नाम लेकर शुभ्र है किरणें जिसकी इत्यर्थः, उससे शैत्य को प्रदान करने वाले। तो अत्र न संज्ञा, केवल उनके एग्जैक्ट नेम्स को न लेते हुए जब हमने उसको आपस में मेंटेन किया, उसको बैलेंस करके देखा, व्यक्त, व्यक्त मैंने प्रकट, चंद्रमा तो है ही भगवान शिव के, भगवान शिव व्यक्ता शशि शुभ्रांशु शीतकु यस्य अथवा यस्य शिरसि भी व्यक्त शशि शुभ्रांशु शीतकु शिवः पायात्, आपकी रक्षा करे। तो तीन स्थल हमारे पास आ गए। भुजंग कुंडली इत्यत्र दर्शन मात्र न प्रतीयते अत्र पुनरुक्तवदाभास किंतु वस्तुतः नास्ति। शशि शुभ्रांशु शीतको प्रतीयते त्रयाणां शब्दानां एकस्मिन्नेव अर्थे प्रयोगः कृतः किंतु वस्तुतः नास्ति। कोश वाक्य में देखें तो शशि भी चंद्रमा का वाचक है, शुभ्रांशु जैसे चंडांशु हो, जैसे तीक्ष्णांशु वैसे शुभ्रांशु, किंतु जब इनको व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखते हैं तो अलग अलग है। इसको हम यही तक रखते हैं, उपमा नेक्स्ट सेशन में उसको करव करते हैं, क्योंकि अलंकार द्वयम इतोपि पाठयिष्यते। उपमा अतीव संक्षिप्तम उदाहरणम यस्तरे तो अति बृहद उसमें विस्तृत था, किंतु इसमें शॉर्ट एंड स्वीट ही मैंने मैटर रखा है। और किंतु उसकी भूमिका में लास्ट वाली एक पंक्ति जरूर आप समझ लेंगे, उसको जरूर यहाँ रखें। हर शब्द में व्युत्पत्ति निमित्त और प्रवृत्ति निमित्त को आप देखकर चलेंगे तो केवलम संस्कृते एव न विश्वस्य कस्यामपि भाषायाम अर्थबोध निर्णय भवन्तः समर्था भविष्यन्ति। व्युत्पत्ति मीन्स ऑपरेशन थिएटर ऑफ द वर्ड्स, शब्दों का ऑपरेशन थिएटर, जहां पर शब्द को डिसेक्ट करके जोड़ा जाता है या उनको वापस ठीक किया जाता है या फिर उनको नया निर्माण जहां पर कर दिया जाए। ऐसी हम तो यथा पाणिनेः अष्टाध्यायी प्रायशः पाणिनेः है वर्ड्स इंडस्ट्री, तो वो शब्दों को जब बनाते हैं ना तो व्युत्पत्ति पक्ष, व्युत्पत्ति एटिमोलॉजी, उस व्युत्पत्ति के आधार पर, और प्रवृत्ति मैंने होता है प्रयोग, प्रयोग नाम प्रसिद्धि, प्रसिद्धि नाम रूढ़ी, रूढ़ी माने व्यवहृति, जैसे आप लोग व्यवहार में करते हैं। पंकज शब्द किस अर्थ में प्रसिद्ध है, किंतु जब इसको हमने जरा डिसेक्ट करके देखा ऑपरेशन में, अक्सर ये मेरे शब्द रहते हैं समझाते हैं, तो हम पंकज शब्द को जरा ऑपरेशन थिएटर में लेकर चलते हैं। अब सचमुच में आप भी कहीं मत बताते रहिएगा, जो उस वाइब्स को समझते हो ऐसे शिष्यों को ही बताइए कि ऐसे ऐसे शब्द क्यों। लक्षणा से आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। जब व्याकरण शास्त्रे यदा अस्माभिः तत् निरीक्षणं कृतं पंकात कट, मैंने इसीलिए एक शब्द बोलकर आगे चुप रहा था। पंकाद जायते न, व्याकरण में आप जाएंगे तो वहां भूतार्थ वृत्तौ तत्र दत्त अस्ति, ड प्रत्यय होता है, न जायते वर्तमाने, पंकाद जातम इति पंकजः। ये क्योंकि आपने हमेशा सुना होगा, हम सर्वत्र तथैव शृणोमि पंकाद जायते इति पंकजः, किंतु व्याकरण शास्त्र में उसका स्पष्ट है भूतार्थ वृत्तो एव प्रत्यय ड प्रत्यय होता है। तो पंकज और भूतार्थ वृत्ति का भी मैं अगले सेशन में करूंगा, आचार्य नाम समयम अहम व्याप्नोमीति। तो अब मेरे पॉइंट को कैच कर गए होंगे। जब हमने उसमें देखा तो कीचड़ से उत्पन्न होने वाले को ही क्या कहा गया, कमल। दिमाग का दूसरा चैनल घुमाएं तो कीचड़ में क्या काई, शैवाल, फंगस, छोटे मोटे कीट, छोटे मोटे पत्ते क्या पैदा नहीं होते हैं, किंतु ते सर्वे भी पंकज पदेन व्यवहर्तव्या। केवल किसको ये छूट मिली, ये शब्द रूढ़ हो गया, सारूढ़ी रेव प्रसिद्धि और प्रसिद्धि रेव प्रवृत्ति। और इसीलिए एक सिद्धांत बांध लेवे हमारे आचार्यों का दिया हुआ, शब्दों की व्युत्पत्ति का व्युत्पत्ति निमित्तम पृथक, प्रवृत्ति निमित्तम पृथक इति। और भी इसमें अन्यतो भी वक्तव्यम अस्ति, परंतु अग्रिम कालांशे हम वदामि। किंतु व्युत्पत्ति निमित्त विषये विस्मरणम, व्युत्पत्ति निमित्ति पक्ष विषय निमित्त विषये दुष्यंता मा भवन्तु। नहीं समझे, भूल मत जाइएगा। मैंने अभी एक परिहास किया है, हंस लीजिए। दुष्यंतः शकुंतलाम विस्मरति ना, मैंने यहां से जाते वक्त क्या कि उत्पत्ति निमित्त पक्ष को आप दोनों को आप रखना है। नेक्स्ट पीरियड में मुझे इसकी भूमिका नहीं बांधने पड़ेगा, तो मैंने एक साहित्यिक प्रयोग कर दिया, अस्मिन् संदर्भे दुष्यंता मा भवन्तु। अस्तु, एतेनैव शुभमस्तु।